सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं का कृतिका जो पूर्व पुस्तिका है, आज दिनांक 30/5/2020 को हम सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में हमने प्रथम लेसन किया माता का चल। वात्सल्य रस से परिपूर्ण लेसन था, जिसमें एक लेखक ने अपने बचपन से जुड़ी सारी की सारी बातों का वर्णन किया कि आज के ज़माने में और आज से 90-100 साल पहले किस प्रकार के खेल, किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार से माँ बाप का लाड प्यार होता था, वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। किस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को समय देते थे। आज हम एक सेकंड लेसन इस बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण लेसन है, जॉर्ज पंचम की नाक। इसके राइटर का नाम है कमलेश्वर। और जॉर्ज पंचम की नाक की नाम की सार्थकता यदि हम यहाँ हासिल करें कि जॉर्ज पंचम एक अंग्रेज गवर्नर, एक अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज़ों ने इस देश पर 200 सालों तक शासन किया लगभग, और इन 200 सालों में उन्होंने जगह जगह अपने स्टैचू इत्यादि स्थापित करवाए और उन लोगों के सामने की भारतीय उनके शोषण से ग्रस्त ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर सेटअप की। और उसी के दौरान आज भी हम जब उन अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए स्टैचुओं को या अंग्रेज़ों के नामों से कोई रोड, अंग्रेज़ों के नामों से कोई बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कहीं न कहीं आज भी हम गुलामी में तो नहीं जी रहे। ऐसा ही ये लेसन है। नाक का मतलब होता है इज्जत, मान, सम्मान। और यहाँ पर एक स्टैचू की नाक के लिए इतना उठापटक हुआ, उस सब का वर्णन इस लेसन के माध्यम से हम करेंगे। आशा है आप सबको इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से इसमें से बार बार बताया जाता 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। पति के हिंदुस्तान पधारने वाली का मतलब था कि एलिजाबेथ की शादी हिंदुस्तान में हुई होगी और वह यहाँ आने वाली होगी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। जो वीआईपी लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल तैयारी होती है। जैसे आज भी हम देखते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हो, चाहे ओबामा का हो या किसी और वीआईपी का हो, तो भारत में किस प्रकार की तैयारियां होती हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेगी। उसका सेक्रेटरी और शायद सेक्रेटरी जासूस पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने, यानी वहाँ जो प्रिंट होता, हिंदुस्तानी अखबारों के दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी के ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। जो वीआईपी और बड़े लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि उनका प्रभाव कैसे जमेगा। हिंदुस्तान जाएंगे तो हिंदुस्तान की ही मिलों से बना हुआ कपड़ा धारण करें, या फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग जब अलग अलग भारत के स्टेटों में, जैसे प्रधानमंत्री को ही लें, माननीय नरेंद्र मोदी जी को या किसी और को, जब अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो उसी का परिधान में उसी की वेशभूषा धारण कर लेते हैं कि करीब 400 पाउंड खर्च उस सूट पर आया होगा, यानी बहुत उस दौरान उस ज़माने में महंगा। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप्स के कारनामे छपे, और उनके नौकर, बावर्चियों, खानसामे, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई कि कौन क्या संभालेगा। ये इस हिंदुस्तान में शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान की सनसनी फैल रही थी।
राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। यानी कुछ का मतलब था कि हिंदुस्तान में उसकी तैयारियां कैसे हों। कुछ का क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसमें बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उनकी बावर्ची का मतलब कि पहले महायुद्ध हुआ जब विश्व, तो रसोइयों ने भी बंदूकें या इस प्रकार का उसकी देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़े। उनकी शान शौकत में क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में अपनी तरफ से देख बेतासा स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट का मतलब सब कुछ चेंज होने लगा। तो करिश्मा यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी से नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। जवान होने का मतलब उनकी मरम्मत हुई, रिपेयर हुई, गड्ढे भरे गए, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों के नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जो स्टैचू था उस पर नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। यानी ये एक अपमान की बात थी भारतीयों के लिए। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक का मीन्स है मान सम्मान। इस नाक की एक लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। हम भी देखते हैं बहुत सारे मुहावरे हैं नाक पर आधारित है। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर लिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे, उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब गृह में पहुंचा दिया गया था। यानी जो लोग क्या समझ रहे थे कि अब इनका क्या काम, अंग्रेज चले गए तो इन स्टैचुओं का, इन मूर्तियों का क्या काम। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा कि अब हम इनको नहीं। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है कि आंतरिक गृह युद्ध या किसी प्रकार की देश के अंदर ऐसी घटनाक्रम। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी अपनी जगह तैनात हो गए, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगमनी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये था कि अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी दास्तां उनके जाने के बावजूद भी भारत को सता रही थी कि किस प्रकार अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों को, या उनके जो अपने गवर्नर थे या वीआईपी लोग थे, उनके स्टैचुओं किस प्रकार भारत देखभाल कर रहा था। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई, लेकिन उनका देश तो प्रयोग तो कर रहा है, तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों का क्या औचित्य। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से हैं कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता बदवासी दिखाई देखी, वह किस मानसिकता को दर्शाती है। वह हमारी ओछी मानसिकता को दर्शाती है। वह दर्शाती है कि भारत अंग्रेज़ों के जाने पर भी अपने आप को गुलामी में क्यों महसूस कर रहा है। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को क्या परेशानी थी, ये क्वेश्चन बनेगा। और देखते ही देखते दिल्ली में कैसा काया पलट होने लगा। ये सारी बातें
और यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, यहाँ तक ये क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके जो शब्दार्थ हैं उनको याद कर लें, और ये 3-4 जो प्रश्न बने हैं इनको अच्छे ढंग से आप लेसन में से याद कर लें। जिन बच्चों ने क्लास वर्क में या पहले नहीं लिखे उनको दोबारा इनको लिख लें, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 2-2 नंबर के यहाँ पर 4 लेसन हैं हमारे सिलेबस में, वैसे तो 5 है, कटा दिया गया है, लेकिन 4 लेसनों में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन अथवा में या 2-4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो आशा है आप इन सबको याद कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।